सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज अपने इस प्रोग्राम में हम दो बड़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो अपोजिशन की तरफ से जो इमरान खान साहब हैं उनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तासुर ये दिया जाता है कि ये जो हुकूमत थी ये धांधली के नतीजे में बनी है और इमरान खान साहब को मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने उनको साज़बाज करके झूठ की बुनियाद पर, धांधली की बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। तो आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा कि जिस धांधली की बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस इलेक्शन के बाद टोटल कितनी इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर की गई थी, कितने MNAs के जो उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे वो गए इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने एतराज़ किया, कितनी पार्टियों से उनका ताल्लुक़ था, और अगर वो सारी इंतखाबी उज़रदारियाँ उन पार्टियों के हक़ में हो भी जाती तो क्या फिर भी क्या अपोजिशन नून लीग, JUIF, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी कि वो हुकूमत बना सकती? ये बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये चीज़ आज आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से एक पैगाम दिया गया उनके जो MNAs हैं उनको पार्लिमानी पार्टी में, वो ये था कि ये कहा गया था कि जो पार्लिमानी कमेटियां हैं उसकी मेंबरशिप और उनकी जो सदारत है उससे आप अलहदा हो जाएं, और ये क्योंकि पार्लियामेंट ये बेवकत हो गई है और अब एक भरपूर एहतजाज चल रहा है, तो हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के MNAs की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये नाकाबिले अमल है, ये पाकिस्तान में जो सियासी अमल है उसको नुकसान पहुंचा सकती है और हम इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। और साथ ये भी कहा उन्होंने कि जो बयानिया इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बन गया है नवाज़ शरीफ साहब का, जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जा रहा है, पाकिस्तान की अदलिया को बुरा भला कहा जा रहा है, अगर ये कंटिन्यू किया तो शायद फिर वो उन MNAs के मुताबिक ये इस बात का इम्कान फिर पैदा हो जाएगा कि शायद वो मुस्लिम लीग नून के साथ अपना सियासी सफ़र ना कर सके। बड़ी ये इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक जो तीसरी चीज़ है वो भी बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा है PDM का और बड़ी उसकी तैयारियां हैं। हिस्टोरिकली हम देखते हैं तो जो कोयटा शहर में जो जलसे हैं अपोजिशन के वो कंपैरेटिवली बड़े हुए हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, उनका बड़ा वहाँ पर असर है। इसके अलावा और बहुत सारे बलोच ग्रुप्स हैं, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी भी है। लेकिन जो भारतीय मीडिया जो कुछ दिखा रहा है ये बहुत अहम चीज़ है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि 25 अक्टूबर को कोई एक प्लान बनाया गया कि वहाँ पर किसी सियासी कायद को निशाना बनाया जाएगा। क्यों? एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों ये भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान में एक अलर्ट जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि जो कोयटा और पेशावर जो है वहाँ पर जो तहरीक तालिबान है वो कुछ हरकत कर सकती है, और हम जानते हैं कि ये बहुत सारे ग्रुप जो हैं ये इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं। आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल में भी ये वाक़या हुआ था। लेकिन इंट्रीगिंग बात ये है, जो एक परेशान करने वाली बात है, कि इंडियन मीडिया पेशगी तौर पर ये कैसे खबर दे रहा है, क्यों इसको हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर जब अपोजिशन के लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो सारी जो गुफ्तगू की जा रही है इसलिए की जा रही है कि कोयटा में जलसा बड़ा ना हो सके अपोजिशन का, लीडर्स को डरा दिया जाए, और ये झूठी खबरें हैं, कोई टेरर अलर्ट जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये बात याद आ रही थी, मैं मेरे साथ गुलाम मुर्तज़ा हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ और राना ताहिर जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं वो मेरे साथ हैं, मैं उनको गुफ्तगू में इन्वॉल्व करता हूँ अभी। लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस दिन इंटेलिजेंस के सरबराह जो थे नदीम ताज साहब, उनकी मुलाकात हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से, और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास ये इत्तलात हैं कि आप लियाकत बाग जलसे में ना जाएं क्योंकि वहाँ पर कोई वाक़या हो सकता है और आपकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, तो आप ना जाएं। लेकिन मोहतरमा ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी, और उस वक्त ये एक पीपल्स पार्टी में आम तासुर था
कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना चला सकें। लेकिन वो जो हमने देखा उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन बना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे जुदा हुई। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जनाब ये तो वहाँ पर कोई अटैक होगा और उसका इल्ज़ाम अभी से वो पाकिस्तान की फ़ौज को दे रहा है, यानी जो असल जो तकलीफ़ दे बात है। और इधर टेरर अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, JUIF के जिन लोगों से हमारी बात हुई है, पीपल्स पार्टी के जो लोग जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, उनसे जब ये कहा जाता है तो वो बिल्कुल वही बात दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो एक हुकूमत का हथकंडा है कि वहाँ पर जलसा बड़ा ना हो सके, एहतजाज को रोकने की कोशिश है। इससे पहले गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि कोविड की वजह से बहुत, क्योंकि इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीज़ों में, कि स्कूल बंद हो रहे हैं या कुछ इलाके बंद किए जाएंगे, तो उसको भी अपोजिशन यही कह रही है कि जनाब ये तो जलसों से रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन जो ख़तरात जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो माजी में जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारे तमाम कायदीन को हिफाजत से रखे। उन सबसे मुख्तलिफ़ इख्तलाफात के बावजूद जो एक बेसिक राइट टू लाइफ है वो हम सब उस पर यकीन भी रखते हैं, और अल्लाह ताला सबको ज़िंदा रखे और शादमान रखे, और ये सियासत और ये जमहूरियत और ये आपस में जो गुफ्तगू है ये भी जारी रहे। ज़िंदगी का बाकी बचना, ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। राना ताहिर साहब, मैं आपसे ये सवाल पहले करता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, कोयटा का जलसा और ये टेरर अलर्ट और फिर भारतीय जो प्रोपेगेंडा है, क्या आप कहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? समी साहब देखें, भारत जो है उसकी तरफ से जलसे से पहले इस किस्म का शरंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जाना, इससे इस बात का इशारा मिलता है कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रा जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा भी हुआ और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले हुए। तो इस सारी सूरत हाल में ये हो सकता है कि भारत ने कोई मंसूबा बनाया हो, रा ने कोई मंसूबा बनाया हो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का। इस पर सारी सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। ये मुमकिन है कि भारत ये बईदस कियास नहीं है। भारत जो माजी में जिस किस्म की हरकतें, ये कलबोशन हमने जो पकड़ा हुआ है, ये यही काम करता था ना। तो इसलिए इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और इस सारे मामले को बड़ा कि भारतीय मीडिया जो है, आप देखें कदरे मुश्तरक कौन है लोग, समी साहब, ये भारतीय मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया है, फलाना हो गया, सिंध में ये हो गया, वो हो गया, और उसको तकवीयत कौन दे रहे हैं? हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, जो कह रहे हैं कि जी गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। इन बातों को लेकर भारतीय मीडिया जो है वो आगे चलाता है। ये जो जहरीला प्रोपेगेंडा, एक तरफ इंडिया ने हर्जा सराई शुरू की हुई है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ इंडिया तो साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन नंबर 1, पाकिस्तान की सालमियत का दुश्मन इंडिया, और जो कोई भी समी साहब उसका आलाकार बनता है। ये देखें, कोयटा के जलसे के हवाले से इस किस्म की शरंगेज़ी इस मौके पर, तो ये हमारे सियासतदानों को कोई होश के नाखन लेने चाहिए। ये इस मुल्क की मिट्टी है जिसने इनको यहाँ तक पहुँचाया। ये पता नहीं किन छोटे छोटे माली मफादात के लिए आपकी बात ठीक है, अपना इंडिया की झोली में जाते हैं। एक तो ज़रा इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें, आपके पास क्या इत्तलात हैं अलर्ट के हवाले से, और दूसरा ये जो सारी नून लीग की जो MNAs हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो कमेटीज़ से और जो पार्लिमानी कमेटियों की जो सदारत है उससे वो बिल्कुल इस वक्त ये मुनासिब नहीं है कि वो अलहदा हों। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? दो चीज़ें, सबसे पहले तो ये जो थ्रेट अलर्ट है इसके हवाले से है कि एक तरफ हमारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, नेक्टा की जानिब से ये बताया गया है कि पेशावर वाले जलसे के हवाले से भी और कोयटा वाले जलसे के हवाले से भी, वहाँ पे इत्तलात हैं, खुदा न खास्ता कोई भी किसी किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। बट ज़ाहिर है कि जब हमें इसका अलर्ट मौसूल हुआ है तो डेफिनेटली हमारी तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उसके ऊपर वर्कआउट कर रही होंगी और दिन रात उसके ऊपर काम होगा, और वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या ना हो, क्योंकि हम भरपूर अंदाज में वार ऑन टेरर से अब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमारी मुसल्लह अफ़वाज निकल चुकी हैं, और हमारी जो जिस तरह की इतलात हमें मौसूल होती हैं उस एतबार से
रोज़ाना हम लोगों को नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वहाँ पे हमारी एजेंसियाँ इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो होने से पहले उनको अनफोल्ड कर देती हैं और ख़त्म कर देती हैं। तो इस एतबार से जो आपने बात की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जलसे के हवाले से, तो हमारी जो इतलात होती हैं, हमारी एजेंसी की इतलात होती हैं, मुस्तनद होती हैं। हमारे तमाम सियासतदानों को, हमें उनकी जान, उनका सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीज़ है। वो हैं तो मुल्क में पॉलिटिक्स भी है, और किसी तरह का जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें किसी भी एतबार से कोई छोटा मोटा भी ऐसा वाक़या जो है वो मुल्क के लिए सिम कातिल होगा। और जब इंडिया इस तरह की बातें कर रहा है, इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है, तो ये वो हाइब्रिड वारफेयर है जिसका जनरल बाजवा साहब ने क्योंकि उस वक्त जिक्र किया था। क्योंकि पाकिस्तान में तो मुर्तज़ा बात यह है कि कुछ भी हो जाए जी, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून के कायदीन को सुन रहा था, कहीं पर कोई पानी का नल भी खुला रह गया ना तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है, ये पाकिस्तान की ISI ने किया है। हर चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की, बुराई जो है ना वो पता नहीं ये किसका, पता तो है किसका एजेंडा है, लेकिन ये उसी पर डाल रहे हैं। समी साहब कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज क्यों चाहेंगी कि यहाँ पाकिस्तान में इंसर्जेंसी ये तो पूछे ना इनसे, ये तो पूछे इनसे। ये तो शर्म का मुकाम है ये बात सोचने की कि पाक फ़ौज के हवाले से ये सोचा जाए कि वो सिर्फ जलसा रुकवाने के लिए ये बात कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि खुदा न खासा अगर हमारे किसी भी लीडर के ऊपर, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो गालियाँ दे रहे हों, उसके बावजूद अगर उनको कोई मसला ऐसा होता है तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इल्ज़ाम आएंगे, किसके ऊपर बातें आएंगी। आज तक जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है उससे नहीं हम निकल सके और किस हद तक वहाँ तहकीकात हुई हैं। तो ऐसा तो सोचना भी अब्स है और गुनाह है ये बात सोचना कि ये कहा जाए कि जलसा काम करने के लिए। दो चीज़ें सामने आई उसमें, एक तो ये कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब ये सब सारा वाक़या हुआ तो बहुत जल्दी वो जो सीन था सारा उसको क्यों साफ करवाया गया, और दूसरा ये था कि जरदारी साहब 5 साल सदर रहे और उन्होंने तहकीकात क्यों नहीं करवाई भाई जी, और देखो ना उन्होंने तहकीकात, और बेनिफिशियरी सबसे बड़े वही थे जी बिल्कुल, और वो बेनिफिशियरी थे इसके। तो इस एतबार से अगर कोई बंदा ये सोचता है या इस तरह का बयानिया लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो इनकी हिफाजत करेंगे, थ्रेट अलर्ट है उसको। अच्छा जी, आप मैं कहता हूँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अवाम यही समझते होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो ये नहीं समझती भाई, ना उनके सिंपथाइजर समझते हैं। मैं आपको अब ये थोड़ा सा ज़रा ये पॉलिटिक्स है, ये फुटेज सामने आ गई है, आज भी चलती रही सारा दिन। ये मैं प्लीज़ ज़रा दोबारा दिखा दें कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की। अब इसमें मुझे आप बताएं, आपको कोई रेंजर्स का बंदा नज़र आ रहा है? राना साहब आप भी देख लें और मुर्तज़ा साहब आप भी देख लें कि कोई अगर इसमें हमें नज़र जो आ रहे हैं ये बड़े आराम से इत्मीनान से उनको लीड करते हुए जा रहे हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब पुलिस वालों को, और सादा कपड़ों में कुछ लोग हैं, वो कौन सी एजेंसी के हैं, स्पेशल ब्रांच के हैं, होटल के मुलाजमीन हैं, हमें नहीं पता वो कौन है, और जो वर्दी वाले लोग हैं वो तो सारे के सारे पुलिस के हैं। और ये मुझे बताएं, ये आपको लगता है कि इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा होगा, ये जो 6-7 पुलिस वाले हैं और जा रहे हैं, ये किस तरीके से वो ले जा रहे हैं कैप्टन सफदर साहब को? कोई इसमें आपको कोई इंसल्ट का वो जो एक ड्रामा किया और जो ट्वीट आए, वो अबसार आलम साहब ने एक और दरवाजे की फ़ोटो लगाई हुई थी, एक और बहुत बड़े उनके सिंपथाइज़र हैं उन्होंने एक और फ़ोटो लगाई हुई थी दरवाजे की। तो ये दरवाज़ा तोड़ के किसी को निकालना हो तो इस तरह लेके जाते हैं। ये वो तो पुलिस वाले तो पीछे पीछे और कैप्टन सफदर लीड करते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसको भी कहा गया कि जी तोड़ दिया गया। और मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं जी तहकीकात करवाई जाएँ, और शाहिद खान अब्बासी साहब पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं इस पर, जो उनके मन में आता है। वो तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो नैब ने जब उनसे सवाल किया कि आपके बच्चे के अकाउंट में ये 1.5 अरब रुपया कहाँ से आ गया, इतना छोटा बच्चा है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया ही इज़ वेरी टैलेंटेड। वो उस बात से इतने इरिटेट हुए हैं, इतने पिटर्ब हुए हैं कि वो हर बात पाकिस्तानी फ़ौज के ज़िम्मे में लगा रहे हैं। तो ये मुझे बताइए, ये आपने देखा, ये रेंजर ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए हैं कैप्टन सफदर को, ये कह रही है मुस्लिम लीग नून। रमी साहब देखें, बात यह है कि इसमें तो यूँ लग रहा है कि ये पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही है, जिस तरीके से वो चौड़े होकर जा रहे हैं हजरत साहब। और जेल के होटल के बाहर उन्होंने नारे लगाए, अगर वो भी फुटेज अवेलेबल है जिसमें पानी की बोतल उनके हाथ में थी, अकेला ही बंदा वो नारे लगा रहे थे। और फिर मैं अभी चाहता हूँ, मैं अगर उसामा जो है ना, हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो मज़ार कायद पे जो उन्होंने सारी उनकी जो गुफ्तगू और जिस तरीके से नारे लगाए, अगर वो रेडी कर लें तो फिर वो भी दोबारा दिखाते हैं। जी राना साहब। हमीद साहब देखें, मसला सिर्फ इतना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ठेका लिया हुआ है।
पता नहीं किस दुश्मन मुल्क के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ जहर उगलना है, इसके अलावा और इनका कोई काम नहीं रह गया। ख़ास तौर पे जब से मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुई हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अमूर अपने कंट्रोल में लिए, उसके बाद से उनके साथ परवेज़ रशीद साहब और ये टोला जो था वहाँ पे इन्होंने भर्ती किया हुआ, इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया। किस कदर शर्मनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ जहर उगलने के मंसूबे बनाए। ये होता रहा इस मुल्क में समी साहब। और दूसरी बात, आगे आपने बात की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। कल भी मैंने कहा था कि अगर कठपुतली की अमली मिसाल किसी ने देखनी हो तो ये कठपुतली की तरह करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह वो पुतली तमाशा होता है उसी तरीके से। अच्छा, कि पार्टी के सीनियर नायब सदर है, नायब सदर के आगे यूं हाथ बांध के खड़े होते अच्छा हैं। जी, ये चीज़ ये समी साहब एक सिर्फ जुमला कर लेने दें भाईजान। बात ये हम समझते थे कि शायद गुलामी ख़त्म हो चुकी है, गुलामी का तस्वर ख़त्म हो गया, लेकिन शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने ये जो सियासी गुलाम रखे हुए हैं, हर पार्टी में गुलाम है राना साहब। जो फजलुर रहमान साहब के गुलाम है वो उनके गुलाम है, ये तो यार वली के गुलाम, पुश्त दर पुश्त गुलाम है ना। नहीं भाई, सारे गुलाम है राना साहब। देखिए मेरी बात सुने, ये जो जिसके साथ वफादारी है ना, मैं माफी चाहता हूं, वफादारी नहीं, गुलामी, गुलामी है उसकी, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मफादात की गुलामी मैं लेकिन यहाँ समी साहब एक खबर और इस हवाले से भी है, जो आपने गुलामी की बात की है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में इस वक्त ऐसे भी मौजूद हैं जो इस गुलामी को वो नहीं मान रहे। ये जो आपने पहले इससे पहले सवाल किया था, उस सवाल के जवाब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा अहम पैगाम दिया गया था इनकी जो मौजूदा लीडरशिप है उनकी जानिब से कि आपने असम्बलियों में बाइकआउट करना है, आपने कमेटियों में नहीं जाना है, आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं जाना है, और रिसेंट बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी जिसको बाकायदा रजिस्ट किया गया तमाम जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे उनकी जानिब से, सिवाय 5-7 लोगों के जिनको आप वो नाम दे रहे हैं। वो उनके अलावा बाकी तकरीबन आप ये देख लीजिएगा कि ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा पंजाब असम्बली में भी और यहाँ पे भी कि वो लोग, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो सामने भी आएंगे, वो ऐलान भी करेंगे, वो बातें भी करेंगे और लीडरशिप को भी कहेंगे कि आप ये जिस मुल्क को हमने खून दे के हमारे बाबा ने बनाया है, इसको आप डिस्टेबलाइज करने के लिए इस हद तक अगर चाह रहे हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। ये आपकी बात मुझे इसलिए सही लगती है कि मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है उसका बोझ कोई उठा सकता है, हर बंदा उसका बोझ नहीं उठा सकता। लेकिन मैं उसामा से कहूँगा कि वो जो दरबार अब मज़ार कायद वाली जो फुटेज है ना, वो फुल स्क्रीन पे ज़रा वो दिखाएं। जो अंदाज़ था, वालिहाना अंदाज़ कैप्टन सफदर का, जब वो जिस तरह से वो उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, बिल्कुल मैं वो जब देख रहा था तो ये बिल्कुल मुझे कहने में कोई यार नहीं कि बिल्कुल ये मरीम साहबा के एक मजजूब नुमा खामद हैं। और जिस तरह वो कोई देवी या देवता के सामने जैसे वो बंदा खड़ा हो जाता है, आके नाचता है, गाता है, बिल्कुल ये भी वैसे ही वहाँ पर सब कुछ कर रहे थे। वो नहीं होते जो जान देने वाले भगत। और बिल्कुल कोई इसमें आपको, अगर मुझे तो कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आया, इतनी मोहब्बत, इतनी ये, क्योंकि उनकी वाइफ इस चीज़ को लीड कर रही हैं और वो दीवानावार नाच रहे हैं और कोई उन्होंने परवाह नहीं की किसी चीज़ की। ये उनकी बिल्कुल जो मोहब्बत का एक सबूत है। और बिल्कुल वो सही कहा, आज एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, बड़े साहिब इल्म हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एक मजजूब नुमा हस्बैंड है और मजजूबियत की आलम में है। बिल्कुल, क्या कहेंगे मुर्तज़ा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इनको तो वो जो ट्वीट काफ़ी लोगों ने किया जिस वक्त वो इजाज़त लेते, मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं। कभी वो कहते हैं कि मुझे गाड़ी से उतार देते हैं, कभी ड्राइवर बता देते हैं, कभी सिक्योरिटी, लेकिन उनकी जो मजजूबियत है दिन ब दिन उसमें राना साहब इजाफा ही हो रहा है, कोई कमी नहीं है उसमें। ये मलंगी इनकी तबीयत में बड़ी पुरानी है। इनको हम यहाँ भी मिलते रहे हैं, इधर उधर भी बड़े ताबेदार। जो आपका मतलब है राना साहब, ये मुर्तज़ा क्या कह रहे हैं, अल्लाह लोग क्या मलंग टाइप आदमी है ये? समी साहब आपने देखा होगा दरबारों पर धमाल डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये फुटेज वो आपको ऐसे ही लगता है, जब दोनों हाथ उन्होंने उठाए हुए हैं ना, तो आप देखें ये बिल्कुल धमाल ही, कायद के मज़ार पे हो सकता है धमाल डाली हो और उनको ख्याल ना रहा हो कि बिल्कुल यहाँ पर इस एरिया में जाना है या नहीं जाना। ये अदलिया के खिलाफ जहर उगलने वाला निहाल हाशमी, जिसको सज़ा भी हुई तौहीन अदालत में, वो भी ये जंगला समी साहब वो है, इस मज़ार का एक तकद्दस है, बाबा कौम का मज़ार है। ये इस पर हम गुफ्तगू जारी करेंगे, ये फुटेज भी दिखाते हैं दोबारा। और सफदर साहब की जो मजजूबियत है या उनकी जो दीवानगी है, जब वो मरीम साहबा को देखते हैं और जिस अंदाज़ में वो उछलते कूदते नाचते और
बिल्कुल धमाल डालते हैं, जैसे कोई मजजूब डाल रहा है। इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम कैप्टन सफदर की बात कर रहे थे, जो शौहर हैं मरियम सफदर साहबा के, और जिस तरह वो धमाल डालते हैं, बिल्कुल मजजूबों की याद ताज़ा हो जाती है, बेखुद हो जाते हैं, ख्याल भी नहीं रहता किस जगह पे हैं। मज़ार कायद में वो उस जगह पे चले गए, नाचते कूदते उछलते, जो ममनुआ थी। निहाल हाशमी भी वहाँ पर आ गए उनके साथ। और वो जब भी मरियम साहबा का, अगर लाहौर से वो निकली हैं तो वो कभी गाड़ी से निकलते हैं, कभी आगे वो उसको साफ़ करवाते हैं रास्ते को, सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात करते हैं। इंतहाई एक मोहब्बत भरे उनके जज्बात हैं अपनी अहलिया के लिए। और जैसे मुर्तज़ा कह रहे थे कि जब वो जहाज़ में सीट पर नशिस्त पर बैठते हैं, जो उनकी अहलिया के साथ है तो उनसे पूछ के बैठते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, तो वो इशारा करती हैं तो बैठते हैं। बहुत ही एक मजजूबाना उनकी वो है तबीयत है, और बहुत ही शदीद किस्म की मोहब्बत है। और हमें मरियम साहबा की आंखों में भी उनके लिए वही प्यार नज़र आया, इसलिए कि जब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये बताया गया, मरियम औरंगज़ेब ने 1 घंटा पहले ही बता दिया कि मरियम साहबा को कि सफदर साहब की ज़मानत हो गई। और शायद मरियम औरंगज़ेब को जैसे ही इत्तला मिली, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये मरियम सफदर साहबा को ये इत्तला पहुँचाई। उन्हें पता था कि वो भी इस बात का इंतज़ार कर रही होंगी। और फिर मुस्कुराती हुई मरियम सफदर ने ये कहा कि जनाब, इंशाल्लाह मुझे अभी इत्तला मिल गई है, ज़मानत हो गई है, और हम इकट्ठे ही वापस जाएंगे। तो वो एक नज़र आता है, ये दोनों तरफ से मिस एंड मैच है। अब यानी एक मैच करता है दोनों तरफ से मुर्तज़ा, मोहब्बत जो है वो, यानी एक बड़ी अच्छी बात है ये। इससे ज़्यादा अच्छी और बात क्या, हालांकि बीच में बहुत लोगों ने खबरें भी उड़ाई कि वो पंजाब हाउस शिफ्ट हो गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनको नहीं आने दिया जाता, मरियम साहबा से उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन ये जो धमाल है, ये जो जैसे एक परवाना चक्कर काटता है इर्द गिर्द, ये सब कुछ, इससे तो नहीं लगता कि कोई मोहब्बत में, कोई प्यार में कोई कमी, और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये जो मजजूबाना वहाँ पे इन्होंने धमाल डाली है, हाँ, ये ऐसे बहुत कम शोहरे नामदार आपको नज़र आएंगे जिस तरह के ये हैं। बल्कि अगर ये एक मिसाली जोड़ी है, मिसाली, और जिस तरह से ये मोहब्बत वो इजहार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो कायद के लिए तो मोहब्बत का इजहार नहीं है, वो शायद अपनी मुहतरमा के गिर्द ही मोहब्बत। कायद आज़म की मज़ार पर जो उन्होंने धमाल डाली, जो कुछ किया, और वो उसकी उनकी कब्र की जगह पर वो नाचते रहे, उस पर कोई बात नहीं, कोई नून लीगी भी नहीं कर रहा। और बिल्कुल जो मरियम साहबा की अपनी टीम है वो तो कर ही नहीं रही इस पे, वो तो सारे के सारे जो कैप्टन सफदर जो मैंने आपको दिखाया फुटेज में जिस तरह वो ले जा रहे थे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती हो गई। मुझे तो ये लगता है राना साहब, जैसे ये अभी हमने फुटेज देखी है जिसमें वो कैप्टन सफदर साहब लीड करते हुए जा रहे हैं सबको, ये मुझे लगता है कि अगर आईजी साहब के घर की सीसीटीवी आ गई फुटेज, तो उसमें भी ऐसे ही लगेगा कि वो तो लीड करते हुए जा रहे हैं और कोई अगवा शगवा की कहानी नहीं है। ये तो सारे का सारा कारखाना पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने के लिए चलाया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईजी हाउस सिंध जो है उसके चारों तरफ ऐसे कैमरे लगे हुए हैं कि दूर दूर तक के लोगों के जो फिल्म बनती है कि कोई बंदा निकल रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो इतने ही अपने मौक़िफ़ पर पक्के हैं तो वो फुटेज सामने लाएं। मसला ये है, समी साहब कल आपने पूरा कच्चा चट्टा बयान कर दिया इनका कि आईजी साहब का जरदारी साहब के ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक़ है। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये सारा मंसूबा बनाया ही गया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने के लिए। एक गिरफ्तारी हो गई ना समी साहब, अगर क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इतने बेबस हैं कि 10 घंटे बाद कैप्टन सफदर की ज़मानत हो गई? अगर उन्होंने गिरफ़्तार कराया होता तो 10 घंटे बाद ज़मानत हो जाती। अगर वो इस तरीके से ये तासर देना, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई मंसूबा बनाया लंदन में नवाज शरीफ साहब ने, वही जो आवाम के पैसों से फ्लैट बनाए हुए हैं वहाँ बैठकर इन्होंने मंसूबा बनाया कि किस तरह बदनाम करना। अब ज़रा एक और बात मैं करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि जो इस वक्त जो बयानिया है अपोजिशन के लीडरान ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड इसलिए है कि इलेक्शन में धांधली की गई, इलेक्शन में बेईमानी की गई, और जो मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, JUIF की जो सीट्स थी वो शायद तहरीक इंसाफ को दे दी गई। मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये गुफ्तगू मैं सुनवा देता हूँ। ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनवा दीजिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुंतखब है ही नहीं।
देखिए, बात बुनियादी ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन में मुंतखब ही नहीं। जो असम्बली में बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम मुंतखब होकर आते हैं, वो भी मुंतखब नहीं है। जो बाहर से लाए गए हैं और मुशीर बनाए गए हैं और किचन कैबिनेट के मेंबर बनाए गए हैं, वो भी मुंतखब नहीं है। तो जो गैर मुंतखब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मुंतखब लोग, दोनों की कैटेगरी एक है कि वो अवामी नुमाइंदे नहीं तस्वुर किए जा रहे हैं। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो साहब को सुन लें। वो भी ये कहते हैं कि ये तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि उन्हीं इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बनी है, लेकिन इमरान खान के इलेक्शन को, उनकी हुकूमत को, उनकी वजारत उज़्मा को बिलावल भुट्टो कैसे बयान कर रहे हैं? ये सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है कि मैं जमहूरियत हूं। इससे ज्यादा आमराना सोच क्या होती है? ये पार्लियामान को नहीं मानता। अब ज़रा मरियम साहबा की गुफ्तगू सुन लें। वो ये क्या फरमा रही हैं कि तुम तनख्वाहदार मुलाजम हो और सिलेक्टेड की तनख्वाह, सिलेक्टेड आवाम के पैसे से पे की जाती है। सिलेक्टेड, ये भी यही कह रही हैं कि ये बिल्कुल एक कोई इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। सुनिए ज़रा। तुम किस खुशी में उछल रहे हो? तुम्हारा नाम किसने लिया है? तुम तो पहले एक ताबेदार मुलाजिम थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पे कब्जा करने के बाद अब फर्क सिर्फ ये आ गया है कि तुम एक तनख्वाहदार मुलाजिम हो और तुम्हें जाली और सिलेक्टेड होने की तनख्वाह इस पाकिस्तानी कौम को लाखों रुपए में अदा करनी पड़ रही है। ये आपने मरियम सफदर साहबा की बात सुन ली कि ये भी सिलेक्टेड हैं और जो उनका अंदाज़ है उनके बारे में गुफ्तगू का, उनको वो इलेक्टेड मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनके और एक बहुत बड़े सुरखेल हैं जिनका नाम है महमूद खान अचकज़ई। ज़रा उनकी गुफ्तगू भी सुन लीजिए। धांधली हुई है, धांधली किसने कराई है? धांधली वो लोग नहीं कहते मैं पागल हूं, धांधली फौजी लोगों ने कराई है। हमारा आईन हमें हुक्म देता है, हमारा आईन हमें हुक्म देता है कि जो बंदा आईन को नहीं मानता उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये आईन का हुक्म है, हम कुछ नहीं करते। अब ये आपने सारी ये जो पीडीएम की क़यादत है, इनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। ये वज़ीर आज़म के इंतखाब को इंतखाब नहीं समझते, ये कहते हैं ये सिलेक्टेड है। और ये पार्लियामान जो है ये सारी की सारी ये भी इसको ये रबड़ स्टैम्प और जाली कहते हैं। अब मैं आपको जो फैक्ट्स दे रहा हूँ, अगर आपको इलेक्शन में कोई शिकायत है तो आप इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्त देते हैं, अपनी इंतखाबी उज़रदारी दायर करते हैं। 2018 के इंतखाब के बाद जो टोटल जो इंतखाबी उज़रदारियाँ जो इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के लिए दायर की गई, वो टोटल उनकी तादाद थी 110 और उनमें से 80 जो हैं उनका फ़ैसला हो चुका है, 30 अभी पेंडिंग है। और उसमें मैं आपको अगला मज़ीद मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टोटल 9 रिट पटिशन्स, इंतखाबी पटिशन्स दायर की, जिनमें से 7 का फ़ैसला हो गया। PMLN ने टोटल 15 नशिस्तों पर एतराज़ किया उनके उम्मीदवारान ने कि यहाँ पर रिज़ल्ट ठीक नहीं है, धांधली हुई है। उनमें से 9 का फ़ैसला हो चुका। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने टोटल 7 नशिस्तों पर उन्होंने ये किया दावा कि जी यहाँ पर बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। और टोटल 7 थी, उनमें से 4 का फ़ैसला हो चुका। अगर मेरा फिगर थोड़ा एक आध का फ़र्क हो सकता है इसमें। PTI ने टोटल जो हैं 23 नशिस्तों पर उन्होंने किया था इंतखाबी उज़रदारी, जिनमें से 13 का फ़ैसला हो गया, बाकी कुछ इंडिपेंडेंट थे। अब टोटल 110 पर इन्होंने एतराज़ किया, 80 का गुलाम मुर्तज़ा फ़ैसला हो गया, 30 टोटल रह गई। लेकिन ये उसको इंतखाब नहीं मानते। अगर ये सारे का सारा इंतखाब धांधली पर मबनी था तो फिर 200-250 इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर होनी चाहिए थी। और जो 110 हुई उसमें इनका फ़ैसला हो गया, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत का फ़ैसला हो चुका इंतखाबी उज़रदारियों का। तो ये कौम की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसमें कहाँ ये इलेक्शन धांधली की बुनियाद पर हुआ? टोटल 110 दरख्वास्तें, एतराज़ात
80 का फैसला हो गया, 30 बाकी रह गए और ये कहते हैं हम पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है। अगर आप कहें तो मैं सूबाई असम्बली के भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दे देता हूँ, वो भी हैरान कुन है, आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ यही 110 उज़रदारियाँ थी जिनके फैसले 90% से ज़्यादा के फैसले हो गए हैं। और गुज़िश्ता सालों में हमने जो इंतखाबात होते रहे हैं उनमें हमने देखा था कि 5 साल पूरे भी हो गए तो उज़रदारियाँ उसी वक्त पेंडिंग रहती थी। ये मौजूदा जो रजीम है इसमें आप देख लें कि तमाम चीज़ें इसकी साथ साथ हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रुक जाइए, मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको कि मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं वापस आपसे ही आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का और यही मौजू होगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मुर्तज़ा, आप बात कर रहे थे इंतखाबी उज़रदारियों की समीसा बात जो की गई है ये अपनी जगह पे, लेकिन क्या जब मौलाना फजल रहमान साहब का बेटा उस असम्बली में बोलता है, मौलाना असदुर रहमान, और वहाँ पे वो तनख्वाह भी लेता है उस असम्बली से, तो क्या वो भी गैर मुंतखब है? अगर ऐसी बात है तो फिर वो क्यों वहाँ क्या कर रहा है? महमूद खान अचकज़ई ख़ुद उस असम्बली से तनख्वाह लेते हैं, वो क्यों वहाँ पर मौजूद हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो वहाँ पे क्यों मौजूद है और क्यों सब लोग तनख्वाहें ले रहे हैं? कौम के ऊपर जो ये बोझ लदा हुआ है, तो फिर इसको उतार फेंकें। अगर ये असम्बली जो है वो सिलेक्टेड है और ये जब मुंतखब होते हैं तो ये इलेक्टेड होते हैं, कोई और मुंतखब हो जाए तो वो सिलेक्टेड होते हैं। खुदा का खौफ करें, इस पूरे पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं कभी अपोजिशन ने उसको तस्लीम नहीं किया। ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे यहाँ अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन इल्ज़ामात आयद करती है। गुज़िश्ता इंतखाबात में देखें तो इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और उन्होंने उस वक्त अच्छा एक बात और बहुत सारी बातें की। मैं एक बात आपको बता दूं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट है ये इसलिए नहीं जा रही कि जरदारी साहब नहीं चाहते। आपकी बात दुरुस्त है और ये मैं देखिए, मैं नहीं कह रहा ये। अगर ये जो सारे लोग हमें सोशल मीडिया पर गालियाँ निकालते हैं, कभी कोई मरियम साहबा का नाम लेके, कभी कोई उनका बिलावल भुट्टो साहब का नाम लेके, ये मैं नहीं कह रहा। वैसे वो तहरीक चला रहे हैं इस हुकूमत को खात्मे के लिए। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ ख्वार हो रहे हैं, जलसों में गला खुश्क हो जाता है, आवाज़ नहीं निकलती, कभी दर्जन कभी किलो, पता नहीं क्या कुछ, कभी कहते हैं फेक है, कभी कहते हैं कुछ है। कहते ये हैं कि ये जो हुकूमत है ये इसलिए नहीं जा रही कि आसिफ जरदारी नहीं चाहते, और उनका दावा है कि अगर आसिफ अली जरदारी मुझे इजाज़त दे दें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं हुकूमत को गिरा दूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद सुन लें, बिलावल भुट्टो फरमा रहे हैं। अगर सदर ज़रदारी इजाज़त दे, हमें सदर ज़रदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ कैप्टन सफदर को मजलूम नुमा समझता था। ये तो पार्टी भरी हुई है ऐसे ऐसे ज़हीन व फ़त्तीन लोगों की। अब ये नवासे हैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और ये साहबजादे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, लेकिन इनकी आंखों में जो नज़र आ रहा है या ये जो दावा कर रहे हैं एक हफ़्ते में, अगर भाई आप क्यों इतनी PDM बना ली, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और इतना मामला और ये जलसे, लोगों को आपने ख्वार करना शुरू किया हुआ, इतने पैसे लगा रहे हैं। जरदारी साहब को ही माइल कर लें जाके, राना साहब इशारा करवा लें जरदारी साहब को, गवर्नमेंट चली जाएगी। समी साहब, बात ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस तरह की चीज़ें ना हर जगह पे मौजूद है। मसला ये है कि जो इनका कायद है, आजकल के कायद, ये नाम नहाद लिबरल रज़ा रब्बानी साहब, इनके कायद कौन है? मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई साहब के तालिबान के खालिक, अचकज़ई साहब के लीडर कौन है? पहले ये आपको पता, जब MMA की हुकूमत थी KPK में, तो ये पीपल पार्टी वाले कहते थे ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, MMA का वो ये बनाते थे। और आपको पता है एक और बात, आप इसकी तस्दीक करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि प्रॉब्लम अगर पेट्रियट ना बनाई जाती तो जो बेनज़ीर साहब हैं ये फजल रहमान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर तुली हुई। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही तो है। ये तो, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों मैं पर। आपको अर्ज़ करूँ, देखें, इनको ज़रा बराबर ख्याल नहीं आता कि अवाम को क्या समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। अवाम इनसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। अवाम इनकी चालों को, इनकी मुनाफ़क़तों को, इनकी दो नंबरियों को समझ गए हैं। आप देखें, मौलाना ये जो अपने महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो कहते हैं धांधली की है फ़ौज ने,
और भाई धांधली की है तो तुम्हारा कायद फजल रहमान साहब की पार्टी का बंदा वहां से जीता, आपको उसने शिकस्त दी है मौलाना सलाउद्दीन ने। ये मौलाना सलाउद्दीन साहब की तस्वीर दिखाएं जरा, जिन्होंने महमूद अचकजई को शिकस्त दी है। वहां से कोई पीटीआई का बंदा जीता है, और महमूद खान अचकजई साहब खुद तो आप तीसरे नंबर पर आए हैं, यानी ये दूसरे नंबर पर इनके इत्तेहादी हैं एएनपी के देखें, असगर खान साहब वो आए हैं। देखें ये NA 263 किला अब्दुल्ला, उसमें ये जो तस्वीर आपने देखी सलाउद्दीन साहब की देख रहे हैं, इन्होंने 37,931 वोट लिए, ये MMA के थे। असगर खान अचकजई जो थे ये 21,417 वोट, और महमूद खान अचकजई जो थे ये 19,989 वोट। अब बात यह है कि ये सारे एक ही स्टेज पे खड़े हैं। वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का उम्मीदवार जीता है, वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है, और महमूद खान अचकजई साहब हारे हैं, वो भी खड़े स्टेज पे कह रहे हैं धांधली हुई है। एएनपी वाले भी खड़े हैं, ANP वाले खड़े हैं वहाँ पर, वो दूसरे नंबर पर आए हैं, वो कहते हैं धांधली हुई है। ये तीनों एक दूसरे से लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं धांधली हुई है। यहाँ पर ना कोई तहरीक इंसाफ जीती है, ना कोई ऐसा इंडिपेंडेंट जीता है। ये इनकी तो राना साहब ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि चोर मचाए शोर, ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? पाकिस्तान के लोग इन तमाम चीज़ों को जानते हैं राना साहब। ये समी साहब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं अवाम के सामने। आपको मैं बताऊं समी साहब, आप देखें एक अच्छा, वो क्या कह रहे थे अपने बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गुजरांवाला में, उन लोगों ने जिन्होंने भुट्टो की फांसी पर खुदसोजी की उनके नाम ले रहे थे, और वो जलसे के मुंतज़िम आला कौन थे? जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जिनके वालिद मोहतरम जनाब गुलाम दस्तगीर खान साहब ज़िया-उल हक साहब की काबीना में थे, और जिनके खिलाफ वो खुदसोजियां की गई। और उनके साथ कौन थी? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनके वालिद मोहतरम जो थे, जिनके लिए शहीद ज़िया-उल हक ने कहा था कि मेरी उम्र इनको लग जाए। समी साहब ये देखिए सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या इन ठीक है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, बहुत पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती की गई, मोहतरमा का कत्ल बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन क्या इस मुल्क में अफवाज पाकिस्तान की पूरी क़यादत जो है उनसे सियासी इख्तलाफात लोगों के अपनी जगह वो शहीद नहीं हुए? उनका नाम लेते हुए उनके कत्ल की तहकीकात, उनके त्यारे की तबाही की तहकीकात की बात करते हैं ये लोग। ये जो है सिर्फ ये कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, भाई यहाँ पे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत बाग में शहीद हुए, खान लियाकत अली खान साहब, जनरल ज़िया-उल हक साहब शहीद हुए, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए। किसी के लिए आप सिर्फ आपने कह लिया कि जी सियासतदानों के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज में समी साहब सिपाही से लेकर ऊपर तक लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी ये कहते हैं जी कुर्बानियाँ सिर्फ हमने दी हैं। ठीक है, वो अपनी सियासी जदोजहद की बात करते हैं, हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा सवाल है कि आप एक कैंपेन कर रहे हैं कि धांधली हुई है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये तीनों जो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है एक ही स्टेज पे खड़े हैं, इनमें से एक जीता हुआ है, दो हारे हुए हैं, तो धांधली किसने किसके खिलाफ की? गुलाम मुर्तज़ा, बड़ा सवाल ये है। ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि भाई आप किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? आप अपने साथ वो अचकजई साहब कह रहे हैं कि फौज ने, इसका मतलब ये है अगर वाकई फौज ने धांधली की है तो फिर ये जो मुल्ला जो हैं अपना फजलुर रहमान साहब की जमात के उम्मीदवार जो जीते हैं वो तो फौज ने जितवाए हैं। तो मौलाना साहब जो हैं, ये मौलाना सलाउद्दीन साहब और ये जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, ये तो फिर फौज की आदमी है, तो ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं मुर्तज़ा? तो ये तो फिर साबित हो गया वो जो पुराना मुल्ला मिलिट्री अलायंस था, अभी भी ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, क्योंकि इनके उम्मीदवार जीते हुए हैं वहाँ से। अंदर से तमाम जमातें मौलाना से बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। उनको यही जो जिस तरह की ये जो बात आपने की है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह से इनको बीच में धार में छोड़ के मौलाना किसी और तरफ निकल जाए। और उसके बाद वो कहते थे, मौलाना कहते थे जब ये यहाँ पर आए थे, आज़ादी मार्च उनका था कि ये मार्च में हमें बता दिया गया है कि मार्च में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और चले गए, और हम जा रहे हैं और कहते हैं हम फैल जाएंगे। खैर वो मिसाल नहीं देता, वो लोग अक्सर कहते हैं कि वो किस तरह फैल जाएंगे। लेकिन अब ये जो बिलावल का मैंने आपको सुनाया, वो कह रहे हैं अगर सदर सरदारी इशारा करें तो एक हफ्ते में गवर्नमेंट को हम चलता करें। फिर ये है तीनों एक स्टेज पे खड़े हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली का, मिलिट्री की मदाखलत का, और ख़ुद ये इलेक्शन जीते हुए हैं। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं तो मेरी समझ से तो बाहर है। मेरा तो ख्याल था कि एक आदि को मजजूब नुमा है, लेकिन यहाँ पे तो सारे ही मजजूब हैं और सारे बड़े ज़हीन व फ़तीन हैं और धमाले डाल रहे हैं ये देखे बगैर कि धमाल किसके लिए डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। ये तो अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाचते जा रहे हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें यहाँ पर इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी।
अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। लेकिन कल मेरे साथ होंगे प्रोफेसर गनी जावेद और हम प्लैनेट्स के जो इशारे हैं, जो उनकी मूवमेंट हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वो ज़मीन में जो कुछ हो रहा है उसका इससे क्या ताल्लुक है। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।